सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय न लगाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो आइए माय डियर लवली स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। इट इज द पैरामिडीन बेस प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, या न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित पैरामिडीन क्षार है। साइटोसिन, एडेनोसिन, गुआनिन, गुआनाइडीन। आपको बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। फॉर पैरामेडिकल आ सकता है इस बार भी, ठीक है। इसको पैरामेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। जेनेटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सो आपका आंसर बता देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बता दीजिए। सो पिरामिडीन आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, साइटोसिन, ठीक है। सो साइटोसिन एक पिरामिडीन है, ठीक है। दो तरह के आपके होते हैं, प्यूरिन्स और दूसरा होता है पायरामाइडीन्स, ठीक है। तो प्यूरिन्स क्या होते हैं आपका, एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। और पैरामिडीन्स क्या होते हैं आपके, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट आगे। उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको पता होना चाहिए, सब नॉर्मल चीज़ें जो आनी चाहिए, ठीक है। एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायामीन, ये वाला चीज़ आपको मैंने प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है, 2021 में भी आपका ये आया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चार गैप्स रूल भी पता होना चाहिए, जो कि 2021 में मैंने बता रखा है, 2020 में भी बता रखा है बायो का पीएम में, तो उसको करिएगा ज़रूर, ठीक है, उसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज़ नॉट अ कॉन्टेजियस डिजीज, ठीक है, यह एक संक्रमित बीमारी नहीं है। आपका रैबीज, इन्फ्लुएंजा, ग्वाइटर, एड्स, ठीक है, नहीं है, अच्छे से पढ़िए, नहीं है। रैबीज, इन्फ्लुएंजा, ग्वाइटर और एड्स, तो इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपका रैबीज एक बीमारी है कॉन्टेजियस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा भी है, एड्स भी है, ग्वाइटर नहीं है, ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है आपका, ठीक है। सो आपका 2 का हो गया सी करेक्ट आंसर, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इंडियन योगर्ट इज मेड बाय इंसर्टिंग, भारतीय दही इसके निवेशन के द्वारा बनता है। लैक्टोबैसिलस वैगरिस, एस लैक्टिस, यीस्ट, या डी आपका स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस, किसके द्वारा आपका बनता है, ठीक है। सो मिल्क में हम लोग कौन सा डालते हैं आपका, इसमें से जो कि आपका बनाता है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस हम लोग डालते हैं उसमें, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, हम लोग उसमें डालते हैं, ठीक है। तो ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए वीडियो को। डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन कैन कॉज क्रॉनिक ब्लीडिंग आफ्टर अ वुंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यह विटामिन जिसकी कमी से घाव के बाद भी आपका दीर्घकालीन रक्तस्राव हो सकता है। तो के, ए, सी, डी, कौन सा विटामिन। तो विटामिन का आपको मैंने पहले ही बोल रखा है कि पूरा आपको चार्ट बना के विटामिन का नेम, उसका केमिकल नेम और उसका डिफिशियंसी से क्या होता है वो, ठीक है, आपको कर लेना है, ठीक है। आएगा ही आएगा, किसी न किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए कर लीजिएगा, ठीक है। तो विटामिन के वजह से, ठीक है। सो विटामिन के वजह से आपका ब्लीडिंग, आपका अगर कमी हो जाए
तो रुक नहींगा, ठीक है, नहीं रुकेगा। और विटामिन के ठीक रहेगा शरीर में तो रुक जाएगा, ठीक है। क्लॉटिंग, इसको क्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो विटामिन के की वजह से, ठीक है, बात समझ में आई। तो सभी विटामिन का आपको पता होना चाहिए किसके वजह से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बेरी बेरी, ये सब पता होना चाहिए, रिकेट्स, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। इट इज़ एन एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर ह्यूमन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई कीजिए इसको। केमिस्ट्री में भी आप लास्ट क्लास का 12 चैप्टर का चैप्टर्स देखेंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा ये, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में। यह मनुष्य हेतु आवश्यक अमाइनो अम्ल है, ग्लाइसिन, मेथानिन, थ्रायोसिन, सेरेनिन। कौन सा आपका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसमें से बता दीजिए, कौन सा मनुष्य के लिए आपका जो अम्ल जो इम्पोर्टेंट आपका रहता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताइए, करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। मेथायोनिन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है, फॉर ह्यूमंस, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नॉन एक्टिव विकर इन द फॉलोइंग डाइजेशन इज, निम्न पाचन में कौन सा गैर सक्रिय विकर है आपका, यानी इंजाइम, ठीक है। इमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सोजिन या लाइपेज, जल्दी बता दीजिए। तो आपको मैंने इससे प्रीवियस ईयर में आपको बता रखा था कि आपका जो ट्रिप्सिनोजिन है, जब तक HCl नहीं आएगा तब तक ये पेप्सिन में नहीं बदलेगा, जब तक ये पेप्सिन में नहीं बदलेगा, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, याद है ट्रिक मैंने बताया था, ये ट्रिक याद रखिए, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, आपका प्रोटीन का आपका ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तो ट्रिप्सिनोजिन आपका सही हो जाएगा। एमाइलेज, पेप्सिन और लाइपेज ट्रिप्सिनोजिन में, ट्रिप्सिनोजिन आपका एक इनएक्टिव है, ठीक है, क्या है, इनएक्टिव, ठीक है। एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए, इसको HCl चाहिए, और ये सब कार्य कहाँ होता है, हमारे यानी आपका स्टमक में सब कार्य होता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिस प्लांट प्रोवाइड ईडेबल ऑयल, एनिमल फीड्स एंड फाइबर, ठीक है। यह पौधा खाद्य तेल, पशु आहार और रेशा देता है। गुलाब, सूरजमुखी, जूट, कपास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आपका हर चीज़ प्रोवाइड करता है, ऑयल भी, एनिमल फीड भी, फाइबर भी, तो ये तो सिर्फ सूरजमुखी में है, सनफ्लावर में, ठीक है। सभी का सनफ्लावर आंसर था ना, बी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है, ठीक है। आपका फ्लैक्स, सिल्क, राई, चीनी, क्या नहीं है आपका प्लांट उत्पादन, जल्दी बता दीजिए। फ्लास्क आपका प्लांट उत्पादन नहीं है, बाकी सब आपका प्लांट से, राई भी, सिल्क भी, शुगर भी, सब प्लांट से पाया जाता है, ठीक है। फ्लास्क आपका नहीं है, सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक क्लोरीन पेस्टिसाइड, क्लोरीन से बना हुआ ये कौन सा पेस्टिसाइड नहीं है मतलब एक नहीं होगा, बाकी सब होगा। DDT, मेलिथियन, एल्ड्रीन, BHC। तो DDT, एल्ड्रीन तो पहले से पता है, BHC भी हमें पता है क्लोरीन से बनता है, लेकिन मेलिथियन क्लोरीन से नहीं बनता है, ठीक है। तो आपका ए हो जाएगा सही उत्तर, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PM का आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और अच्छे से कर लीजिएगा, और इसको VVI कर लीजिए, क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क, चांद, सितारा सब लगा लीजिए, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, तो आ सकता है एग्जामिनेशंस में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका, लेग हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, लेग हेमोग्लोबिन इसमें उपस्थित होता है, गाय, कैरेट प्लांट, शीप, सोयाबीन प्लांट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आना चाहिए आपको। गाय, भेड़, गाजर का पौधा, सोयाबीन का पौधा, किसमें, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बहुत ही VVI इसको कर लीजिएगा, VVI, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, और क्लास के बाद फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, लाइक करना, शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे और सपोर्ट मिले, PPI को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, जिससे और एनर्जी मिलेगी आपके लिए क्वालिटी वर्क करने में, बिकॉज PPI ट्यूटोरियल स्टैंड्स फॉर क्वालिटी एंड ट्रस्ट। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा D, सोयाबीन प्लांट, ठीक है, सोयाबीन का आपका पौधा, ठीक है।
सो आज की क्लास माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग हिंदी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चों को क्लास लास्ट तक करनी है और क्लास के बाद आपको अपना फीडबैक देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और जिन भी बच्चों को डाउट्स रह जाता है, ठीक है, जिन भी बच्चों को डाउट्स रह जाता है वो कमेंट में पूछ लेंगे, मैं वहाँ आपको आंसर कर दूँगी। तो चलिए हमारे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्रिया का मूल रूप क्या है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है क्रिया का मूल रूप क्या है। ऑप्शन ए में दिया है क्रिया विशेषण, बी में दिया है कारक, सी में दिया है धातु और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से बताना है कि क्रिया का मूल रूप क्या है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी है उनका राइट है। क्रिया का मूल रूप धातु है। ठीक है, धातु को हम लोग बोल सकते हैं ना कि जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनाई जाती है। ठीक है, जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु। ठीक है, जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनाई जाती है उसी को हम लोग धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये एक पड धातु है, लिक धातु है। ठीक है, ये सब धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिए। ठीक है, पड धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिए तो हमारा क्या बन गया, हमारा क्रिया बन गया पढ़ना। ठीक है, लिक धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्या हमारा बन गया, हमारा क्रिया बन गया लिखना। तो धातु जो है क्रिया का मूल रूप है। सभी को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण हम लोग किसको कहेंगे, जो क्रिया की विशेषता बताए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। अब देख लेते हैं हम लोग कारक। तो कारक जो है ना, संज्ञा अथवा सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कौन बताता है, हमारा कारक। ठीक है, क्रिया के साथ जो संबंध होता है संज्ञा और सर्वनाम का, वो हमारा कारक बताता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो हम लोग याद करते हैं उसी से आपको बताना है आवश्यकता से अधिक वर्षा। ठीक है, आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एकल शब्द कौन सा है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एकल शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है अतिवृष्टि, बी में दिया है अतुल, सी में दिया है वागदान और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अपव्यय। आप सभी बच्चों को बताना है कि आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है उनका राइट है। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए हम लोग एक शब्द में अतिवृष्टि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अतिवृष्टि। चलिए आप बात कर लेते हैं अतुल की। तो अतुल किसको कहेंगे, जिसकी समानता ना की जा सके। ठीक है, जिसकी समानता ना हो या जिसकी तुलना ना हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अतुल। ठीक है, कहते हैं ना एक अकेला यही है, तो वो हो गया अतुल। बात करें वागदान, तो वागदान जो है ना, वचन देने की रस्म। ठीक है, वचन देने की रस्म को हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं, वागदान। ठीक है, वचन देने की रस्म को एक शब्द में हम लोग बोलते हैं वागदान। अब बात करें अपव्यय। ठीक है, तो अपव्यय किसको कहेंगे, फिजूल खर्च करने वाला। ठीक है, फिजूल खर्च करने वाला। ठीक है, फिजूल खर्च करने वाला को हम लोग एक शब्द में बोलते हैं अपव्यय। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों संधि से है। आपको बताना है दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यहाँ पे जो संधि विच्छेद दिया गया है 4 ऑप्शन में आपको सही विकल्प चुनना। ऑप्शन ए में दिया है संग जोड़ योग, बी में दिया है सम जोड़ योग,
सी में भी दिया है समजोड़ योग, ठीक है। बी में भी समजोड़ योग है और सी में भी समजोड़ योग है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मौ में हलंत है, ठीक है। यहाँ पर मौ में हलंत है, यहाँ पर मौ में हलंत नहीं, अर्थात यहाँ पर आधा मौ है, यहाँ पर पूरा मौ है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है समजोड़ योग। आप सभी बच्चे जल्दी से बताइए कि सही संधि विच्छेद कौन सा। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट है। जो पेड कोर्स के हमारे स्टूडेंट है उसको तो पता ही है, क्योंकि आप लोग व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं, लेकिन जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जब आप देख रहे समजोड़ योग समजोड़ योग समजोड़ योग समजोड़ योग, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये संयोग का संधि विच्छेद है, ठीक है। यहाँ से हम लोग पकड़ लिया। अब संयोग का संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग व्यंजन संधि में एक नियम पर है कि यदि शब्द में अंग की बिंदी आए तो विच्छेद करते समय ये आधा मौ में बदल जाता है, ठीक है। आप लोग भी पढ़े होंगे, जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ पर, कि ये जो अंग की बिंदी है विच्छेद करते समय आधा मौ में बदल जाती है। तो कैसे हम लोग विच्छेद करेंगे, 100 ये अंग की बिंदी आधा मौ में बदल गई विच्छेद के टाइम में, और योग एज इट इज लिख दिए, तो हमारा क्या हो गया, समयोग का संधि विच्छेद, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन भी क्या हो गया, राइट हो गया। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैं तुम्हारे घर आया किंतु तुम मिले नहीं थे, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। ये जो वाक्य है, मैं तुम्हारे घर आया किंतु तुम मिले नहीं थे, इस वाक्य में जो त्रुटि है अर्थात गलती है उसको आपको सुधार करना, बताना है कि यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा राइट है, ठीक है। ऑप्शन ए में है, मैं तुम्हारे घर आया पर तुम नहीं थे। बी में है, मैं तुम्हारे घर गया कि तुम नहीं मिले। सी में है, मैं तुम्हारे घर आया और तुम वहाँ नहीं थे। और ऑप्शन नंबर डी में है, मैं तुम्हारे घर गया पर तुम वहाँ नहीं थे। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि कौन सा जो पंक्ति है जिसमें त्रुटि नहीं है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन डी है उनका राइट है। मैं तुम्हारे घर गया पर तुम वहाँ नहीं थे, इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हिंदी साहित्य से आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कृति गोदान, ठीक है। हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कृति गोदान के रचनाकार कौन है, आपको बताना है हिंदी साहित्य के ये जो सुप्रसिद्ध रचना है, कृति है गोदान, इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में दिया है प्रेमचंद, बी में दिया है फणीश्वर नाथ रेणु, सी में दिया है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर। तो जल्दी से बताइए बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा, गोदान किन्होंने लिखी है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है उनका राइट आंसर है। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी थी, और कब लिखी थी, तो 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास लिखा था। और इस उपन्यास में जो है ना कृषक जीवन पर आधारित है। ये जो गोदान उपन्यास है हमारा कृषक जीवन पर आधारित है, और इसमें जो ग्रामीण समाज के बारे में तो वर्णन किया ही गया, लेकिन नगर के जो समाज है उसकी भी समस्याओं का चित्रण किया गया है। किसमें, तो हमारा गोदान उपन्यास में, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की। तो आपके एग्ज़ाम में पिछले बार पूछा गया था, मतलब आपके प्रीवियस ईयर्स में, कि नाथ रेणु जी की जो एक रचना है पंचलाइट, ये पंचलाइट किन्होंने लिखी है। तो पंचलाइट किन्होंने लिखी है, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। अब बात करें महादेवी वर्मा जी की, तो इनकी एक रचना आपके 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। 2021 में पूछा गया था कि स्मृति की रेखाएं, ठीक है, स्मृति की रेखाएं के रचनाकार है, ठीक है, स्मृति की रेखाएं के रचनाकार है। तो किन्होंने लिखी है स्मृति की रेखाएं, तो महादेवी वर्मा जी ने लिखी है, ठीक है। आप सभी बच्चों अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके 2021 में आया गया प्रश्न है, ठीक है। बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, तो 2020 में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था हुंकार, ठीक है। हुंकार किन की कृति है, हुंकार किन्होंने लिखी है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने हुंकार लिखी है। ये आपके 2020 का प्रश्न है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने हुंकार लिखी है, महादेवी वर्मा जी ने स्मृति की रेखाएं लिखी है, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने पंचलाइट लिखी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न से पहले मैं बता दूं, जो भी बच्चे बिहार पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, ठीक है, पूरा डिटेल में
पूरा डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी की जाएगी, थ्योरी के साथ, प्रीवियस ईयर्स के साथ, और जितने भी टीचर्स होंगे सारे पारामेडिकल क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। ऑल टीचर्स आर पारामेडिकल क्वालिफाइड, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है बेहतरीन तरीके से तो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में बच्चों आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से एक का बहुवचन होगा, ठीक है। सभी बच्चों को बताना है कि एक का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है बहुत, बी में दिया है अनेक, सी में दिया है ज़्यादा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दो। तो जल्दी से बताइए बच्चों कि एक का बहुवचन क्या होगा। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है। एक का बहुवचन क्या होता है तो अनेक होता है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों आपसे पूछा जा रहा है वह 100 प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ठीक है। वह 100 प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वाक्य की त्रुटियां सुधारे। इस वाक्य में कहाँ त्रुटि है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, बी में दिया है वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, सी में दिया है वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा और ऑप्शन नंबर डी में दिया वह 100 प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। जो सभी बच्चों को इसका आंसर बताना है कि वह 100 प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा में कहाँ त्रुटि है। तो जल्दी से बताइए कमेंट में क्या होगा आंसर। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है उनका राइट है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये राइट है, ठीक है। 100 प्रमाण सहित नहीं होगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपसे विलोम शब्द से पूछा जा रहा है। आपको बताना है प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है कि प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है द्वेष, बी में दिया है अधर्म, सी में दिया है अपावन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है निंदा। तो सभी बच्चों जल्दी से बताएंगे कि प्रशंसा का विलोम शब्द कौन सा है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका राइट है, ठीक है। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होता है, निंदा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं द्वेष की। तो द्वेष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रीति, ठीक है। द्वेष का विलोम शब्द हो जाएगा प्रीति। चलिए अब हम लोग अधर्म का भी विलोम शब्द देख लेते हैं। तो अधर्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, धर्म। बात करें अपावन की तो अपावन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पावन, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है, ठीक है। ये प्रश्न मुहावरा से आप सभी को बताना है कलेजे का टुकड़ा मुहावरा का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया अनुभवहीन होना, बी में दिया है खुश होना, सी में दिया है बहुत प्यारा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है खुशियाँ मनाना। तो सभी बच्चों जल्दी से बताएंगे कि कलेजे का टुकड़ा मुहावरा का क्या अर्थ है, ठीक है। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट है। कलेजे का टुकड़ा मुहावरा का अर्थ होता है बहुत प्यारा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपको बताना है दिए गए विकल्प में, ठीक है, दिए गए विकल्प में सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना। श्रद्धावान को ही डैश की प्राप्ति होती है, श्रद्धावान को डैश की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए में दिया है धन, बी में दिया है संपत्ति, सी में दिया है ज्ञान और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपहार। आप सभी बच्चों को बताना है कि श्रद्धावान को ही डैश की प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है। जल्दी से बताइए कमेंट्स में। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट है। श्रद्धावान को ही किसकी प्राप्ति होती है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों हमारा हिंदी साहित्य से आप सभी को बताना है भारत दुर्दशा किस युग में लिखा गया है, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है कि भारत दुर्दशा जो है किस युग में लिखा गया है। ऑप्शन ए में दिया है छायावादी युग, बी में दिया है द्विवेदी युग, सी में दिया है भारतेंदु युग और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि भारत दुर्दशा किस युग में लिखा गया है, ठीक है। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट है। भारतेंदु युग में
भारत दुर्दशा लिखा गया था और किन्होंने लिखी थी? तो हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और कब लिखी थी? तो 1875 ईस्वी में। ठीक है, 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत दुर्दशा लिखी थी। ठीक है, चलिए अब बात करें छायावादी युग की। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन से कवि छायावादी युग के कवि है? ठीक है, 4 युग कवि का नाम था, उनमें से कोई एक छायावादी युग के कवि थे, तो आपको बताना था कि कौन सा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ छायावादी युग के 4 प्रमुख कवि। अगर आपके एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा तो आपको गलती नहीं होगी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा। ठीक है, यहाँ नीचे लिख रहे हैं महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं ये छायावादी युग के कवि थे। बात करें द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्हीं के नाम पे ये द्विवेदी युग पर है। ठीक है, इनको द्विवेदी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। किनको? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। भारतेंदु युग तो अभी देख लिए। चलिए तो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से हिंदी साहित्य से पूछ रहा है। आप सभी बच्चों को बताना है इनमें से कौन सी रचना स्वामी दयानंद की है। ठीक है, आप सभी को बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कौन सी रचना है। ऑप्शन ए में दिया है भारत मित्र, बी में दिया है सत्यार्थ प्रकाश, सी में दिया है सदादर्श और ऑप्शन नंबर डी में दिया है परीक्षा गुरु। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कौन सी रचना है। ठीक है, वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। और कब लिखी है? तो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे मुहावरा से पूछ रहा है, आपको बताना है आग में घी डालना। ठीक है, ये मुहावरा जो है आग में घी डालना, मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया है यज्ञ करना, बी में दिया है किसी के क्रोध को भड़काना, सी में दिया है पक्षपात करना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है शुभ वस्तु पर घी डालना गिराना। तो जल्दी से सभी बच्चों बताएंगे कि आग में घी डालना मुहावरा का क्या अर्थ है। और ये जो है ना हमेशा आम बोलचाल में हम लोग यूज करते हैं ना कि आग में घी मत डालो, मतलब किसी का गुस्सा को और मत भड़काओ, पहले से वो गुस्सा है और गुस्सा मत भड़काओ। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है उनका राइट आंसर है आग में घी डालना। मुहावरा का अर्थ होता है किसी के क्रोध को भड़काना। ठीक है, और मुहावरा से हर साल आपके एग्जाम में एक प्रश्न रहता है और 2021 में भी था, 2020 में भी था और उससे पहले भी मुहावरा से प्रश्न पूछे गए थे। तो मुहावरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों संधि से है। आप सभी को बताना है कि अत्याचार, ठीक है, अत्याचार का दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, 4 जो यहाँ ऑप्शन दिया है उनमें से आपको बताना है कि अत्याचार का कौन सा सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए में दिया है अत्य जोड़ आचार, बी में दिया है अति जोड़ आचार, सी में दिया है अत्याजोड़ चार और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अति जोड़ आचार। आप सभी बच्चों को बताना है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वेरी गुड। जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका राइट आंसर है अति जोड़ आचार होता है हमारा अत्याचार का संधि विच्छेद। लेकिन किस प्रकार से होता है आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले संधि विच्छेद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अ प्लस या आधा तो है तो हलंत। ये जो या है किस प्रकार से बना, हम लोग पढ़े थे ना यन संधि में, हर्षई या दीर्घई प्लस आ मिलकर क्या बनाता है या। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है प्लस हर्षई प्लस आ प्लस 4। ठीक है, ये जो हर्षई है इस तौ को पूरा किया तो क्या हो गया अति, और ये जो आचार है ये दोनों जुड़ गया तो क्या बना आचार।
ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, अतिज और आचार हमारा अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें से आपको रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा डैश से है। आप सभी बच्चों को बताना है कि राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा डैश से है, किससे है। ऑप्शन ए में दिया है जातिवाद, बी में दिया है बंधुत्व, सी में दिया है आपसी प्रेम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सौहार्दता। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा खतरा किससे है। राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा किससे है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका राइट आंसर है राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा जो है जातिवाद से है। ठीक है, जातिवाद से ही राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा है। तो आज का हमारा क्लास का ये अंतिम प्रश्न था, हम लोग देख लिए। अब मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करके अपना ज़रूर फीडबैक देना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में।